हेलो दोस्तों। आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 15 और उससे आगे देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने इंडियन पेनल कोड का पूरा सेक्शन 1 से लेकर 511 तक कवर कर चुके हैं और इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 1 से लेकर 14 तक पूरे डिटेल में कवर कर चुके हैं। आज देखेंगे सेक्शन 15। सेक्शन 15 में कहता है फैक्ट बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। यदि कहता है कि एक्ट एक्सीडेंटल है, वो भी एक रिलेवेंट फैक्ट है। यदि एक्ट इंटेंशनल है तो वो भी एक रिलेवेंट फैक्ट है। मान लो दोस्तों कि कोई गाड़ी चला करके जा रहा है, 4 व्हीलर, और सामने एक व्यक्ति है, उसका उस गाड़ी से टक्कर होकर के मौत हो जाती है। यदि यह एक्सीडेंटल है तो कोई सजा नहीं है, कुछ फाइन देकर के छुआ जा सकता है। लेकिन यदि यह इंटेंशनल है तो मर्डर का सजा लगेगा, और यदि रैश ड्राइविंग है तो रैश ड्राइविंग का सजा लगेगा, मर्डर का नहीं लगेगा। और कुछ केसों में जिसमें ऐसा एक्सीडेंट है, जैसे टॉर्ट के केसों में जिसमें कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है या अब्सोल्यूट लायबिलिटी है, तो उसमें मिनिमम कुछ जो है फाइन वगैरह वो देना ही देना है। लेकिन अदरवाइज एक्सीडेंटल है तो न कोई फाइन देना है और न कोई जेल की सजा काटनी है। लेकिन इंटेंशनल है तो जेल भी काटना है और फाइन भी देना है। तो ये कोई भी घटना है, कोई भी इंसिडेंट है, कोई भी क्राइम है, यदि एक्सीडेंटल हो गया, कोई प्रूव कर रहा है कि या फैक्ट दे रहा है, एविडेंस दे रहा है उसके संबंध में कि यह जो क्राइम हुआ है एक्सीडेंटल है, तो वह एक रिलेवेंट फैक्ट होगा। उसके बाद यदि दूसरा पार्टी बोला कि नहीं यह इंटेंशनल है और वैसा प्रूफ देता है तो रिलेवेंट फैक्ट होगा, उसको प्रूफ देने के लिए अलाउ किया जाएगा। तो इसको देखते हैं दोस्तों कि फैक्ट बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर द एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। हमको दोस्तों बियर एक्ट पढ़ने का या कोई भी मीन्स किताब पढ़ने का, ला पढ़ने का या ला छोड़ के दूसरे भी चीज़ पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसका कीवर्ड पकड़ना है। तो कीवर्ड पकड़ते हैं यहाँ पर दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं रिलेवेंट फैक्ट के बारे में, तो जो भी फैक्ट है बियरिंग ऑन क्वेश्चन, जो कि उस पर ये क्वेश्चन है कि वेदर द एक्ट वाज एक्सीडेंटल, तो वो रिलेवेंट फैक्ट होगा। दूसरा कह रहा है कि फैक्ट बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर द एक्ट वाज इंटेंशनल, तो भी रिलेवेंट फैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंटल हो गया तो पनिशमेंट 0 हो गया, इंटेंशनल हो गया तो हाईएस्ट पनिशमेंट जो है वो मिलेगा। अब इसको देखते हैं दोस्तों कि व्हेन देयर इज ए क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल और डन विथ ए पार्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन। पार्टिकुलर नॉलेज से भी किया गया है या इंटेंशनली किया गया है, ये तो वो इंटेंशनल ही कहलाएगा। द फैक्ट दैट सच एक्ट फॉर्म्ड पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंस, यदि पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंस है तो इंटेंशनल ही कहलाएगा। इन ईच ऑफ विच द पर्सन डूइंग द एक्ट कंसर्न इज रिलेवेंट, तो ऐसा फैक्ट है जो रिलेवेंट फैक्ट कहलाएगा। अब इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं दोस्तों। इलस्ट्रेशन 3 इलस्ट्रेशन है। पहला है कि एक्ट ए इज एक्यूज्ड ऑफ बर्निंग डाउन द हाउस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मनी फॉर विच इट वाज इंश्योर्ड। तो ये क्या करता है कि अपने घर को इंश्योरेंस करा लेता है, फिर वो घर को जला देता है, फिर दूसरा घर को बनाता है, इंश्योरेंस कराता है, और फिर उस घर को जला देता है, और अंदर माल ऐसा खोखला देता है, कच्चा बनाता है कि इसको तो जलाना है, तो कम माल देता है। इंश्योरेंस बाहर से अच्छा से उसको व्हाइट वॉशिंग पेंटिंग वगैरह कर देता है, अच्छा सुंदर दिखे, और उसका इंश्योरेंस ज़्यादा का वैल्यू का आता है। मान लो कि 1 करोड़ का बिल्डिंग है, 5 करोड़ का इंश्योरेंस करा दिया, उसको आग लगा दिया, 5 करोड़ में उसको मिल गया। तो कोई यदि यह फैक्ट देता है या एविडेंस देता है कि एक्ट इज इंटेंशनल, मीन्स बर्निंग द हाउस का जो एक्ट है वो ऑनर द्वारा किया गया है और इंटेंशनल किया गया है, तो यह एक रिलेवेंट फैक्ट हुआ और एडमिसेबल इन कोर्ट होना चाहिए। यदि रिलेवेंट फैक्ट है तो ऑटोमेटिक एडमिसेबल इन कोर्ट होगा। यदि कोई यह बताता है कि नहीं, ऑनर बोला कि नहीं ये तो एक्सीडेंटल था, तो एक्सीडेंटल केस था, तो वो अपने फेवर में एविडेंस देगा, तो वो भी
रिलेवेंट फैक्ट कहलाएगा, और जब रिलेवेंट फैक्ट कहलाएगा तो एडमिसिबल इन कोर्ट हो जाएगा, और कोर्ट को जज साहब को अलाउ करना है इस एविडेंस को कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए। The fact that A lived in several houses successively, each of which he was insured. तो ये क्या कई घर में रहता है जिसमें कि प्रत्येक घर का इंश्योरेंस करा दिया गया है। इन ईच ऑफ विच फायर अकर्ड, तो प्रत्येक घर में एक कुछ समय के बाद, हाँ मतलब मान लो एक घर में 3 महीने एक घर में आग लगा, 3 महीने बाद फिर दूसरा घर में आग लग गया, 3 महीने बाद फिर चौथा घर में आग लगा, 3 महीने बाद फिर 5वां घर में आग लग गया। तो इस तरह से सबका इंश्योरेंस का भी पैसा लेता रहा और घर में आग लगाता रहा। एंड आफ्टर ईच ऑफ विच फायर्स ए रिसीव्ड पेमेंट, प्रत्येक फायर के बाद ए रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम ए डिफरेंट इंश्योरेंस ऑफिस। तो ए ने डिफरेंट इंश्योरेंस ऑफिस से पेमेंट रिसीव किया है, करता है। मीन्स ये है जो डिफरेंट कंपनी में इंश्योरेंस कराता है, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, बजाज फिनांस, बजाज एलायंस, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, सबसे डिफरेंट कंपनी, HFDC इंश्योरेंस, ICICI इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल इंश्योरेंस, तो अलग अलग कंपनी से वह इंश्योरेंस कराता है और सभी घर को वन बाय वन सभी घर को जला देता है। तो आफ्टर विच रिसीव पेमेंट, द फैक्ट दैट ए लिव्ड इन सेवरल हाउस, है ना, तो विच वाज इंश्योर्ड इन विच फायर अकर्ड एंड each of which fire a received payment of a different office are relevant fact। तो ये सब relevant fact है कि बार बार पेमेंट ले रहा है, बार बार घर में आग लग रहा है। tend to show that the fires are not anti-accidental। तो यह relevant fact है ये सारे ऊपर तीनों का, कि कई घर है, एक घर में आग लगा तो दूसरा में रहा तो रोड पर तो आया नहीं, दूसरा में आग लग गया तीसरा में रह रहा, और प्रत्येक घर में आग लग जाता है। अब प्रत्येक घर इंश्योरेंस है, अब प्रत्येक घर में आग लगने के बाद वो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले लेता है। तो यह जो फैक्ट है यह दिखाने के लिए कि यह एक्सीडेंटल है, रिलेवेंट फैक्ट है। अब दूसरा एग्जाम्पल चलते हैं दोस्तों। ए इज इम्प्लाइड टू रिसीव मनी फ्रॉम द डेटर ऑफ बी। ये इम्प्लाई किया गया कि जाओ मेरे बी के जो कर्जदार हैं उनसे पैसा ले लो। तो वो पैसा जाके कलेक्ट करता है कि भाई आपने कर्ज लिया है मेरा मालिक से, वो पैसा मांगने दे दो। इट इज एज ड्यूटी टू मेक एंट्री इन ए बुक शोइंग द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम। तो ए का ड्यूटी है कि भाई कितना पैसा कलेक्शन हुआ वो बुक में एंट्री करे, मेक एंट्री इन ए बुक, है ना, लेकिन वो एंट्री नहीं करता। ही मेक्स एन एंट्री showing that a particular occasion he received less than he really did receive। तो वो मान लो कि 1 लाख रुपया डेली रिसीव करता है, हाँ, डिफरेंट कस्टमर से। उसके बाद वो शो करता है उसमें 60,000 रुपया, 40,000 अपने पॉकेट में रख लेता है। तो द क्वेश्चन इज वेदर द फर्स्ट एंट्री वाज एन एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। तो जो फर्स्ट एंट्री था वो एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है। तो ऊपर का जो फैक्ट है, द फैक्ट दैट अदर एंट्री मेड बाय ए इन ए बुक आर फॉल्स एंड दैट द फॉल्स एंट्री इज इन ईच केस फेवर ऑफ ए के फेवर में है। फॉल्स एंट्री इन ईच केस इन फेवर ऑफ ए आर रिलेवेंट, है ना। ए के फेवर में इतना रिसीव किया लिखा हुआ है, वो रिलेवेंट फैक्ट है, क्योंकि वह देने वाला बोल रहा है ज़्यादा अमाउंट दिया है और लेने वाला कम एंट्री किया है। तो यह एक रिलेवेंट फैक्ट है कि एक्ट जो है किस घटना के लिए रिलेवेंट है, किस नतीजे पे, किस अंजाम पे पहुंचने के लिए रिलेवेंट है, कि यह डिटरमाइन करने के लिए जो उसने काम किया, एंट्री किया है। तो एक्सीडेंटल है, पेन से एक्सीडेंटल कभी हो जाता है, 100 ना रह गया या एक आध अंक ज़्यादा लिखा गया, या इंटेंशनल है
तो यह दोनों बातें में से साबित करने के लिए यह जो फैक्ट है वह रिलेवेंट फैक्ट है। कौन सा फैक्ट? मीन्स एंट्री वो कम किया, पैसा ज़्यादा लिया, मीन्स बुक में जो एंट्री किया है, मेक एंट्री इन ए बुक ऑफ रिकॉर्ड, तो वो रिलेवेंट फैक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, लास्ट की ए इज एक्यूज्ड ऑफ फ्रूडेंटली डिलीवरिंग टू बी काउंटरफेट रुपीज, और फ्रूडेंटली करता है, कपटपूर्वक बी को काउंटरफेट रुपीज देता है। द क्वेश्चन वेदर द डिलीवरी ऑफ द रुपीज वाज एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल था क्या? तो नहीं, ऊपर वाला फैक्ट बताता है कि प्रूडेंटली कपटपूर्वक दे रहा, तो एक्सीडेंटल ये नहीं हो सकता, ये इंटेंशनल हो जाएगा। तो जो फ्रूडेंटली दे रहा है काउंटरफेट का, वह एक रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा ये निर्धारित करने के लिए कि द एक्ट वाज नॉट एक्सीडेंटल। द फैक्ट दैट soon before or soon after delivery B, A delivered counterfeit to C and D and E, B को दिया है उसके जस्ट पहले या जस्ट बाद, है ना, सी और डी और ई को भी ऐसे ही कपटपूर्वक वो दिया है, तो ये रिलेवेंट होगा। सेइंग दैट द डिलीवरी ऑफ बी वाज नॉट एक्सीडेंटल, बी को जो दिया है ना ए ने पैसा, वो एक्सीडेंट नहीं था, क्योंकि ए ने फिर सी को भी दिया, उसके बाद डी को भी दिया, उसके बाद ई को भी दिया, या उससे पहले ई को दिया, उससे पहले डी को दिया, उससे पहले ई को दी, सी को दिया, तब आकर बी को दिया, पहले या बाद में दिया है, तो यह तीनों को दे दिया है, रिलेवेंट फैक्ट होगा। तो वो बोलेगा क्या रे उसको दिया है तो इससे क्या कंसर्न है? नहीं, रिलेवेंट फैक्ट होगा, यह दिखाने के लिए कि जो काउंटरफेट को दिया है वो एक्सीडेंटल नहीं है, यह इंटेंशनल है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं सेक्शन 16। 16 कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रिलेवेंट, कहता है कि इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप कोई भी काम करते हैं तो वह एक रिलेवेंट फैक्ट होता है। जैसे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में गेट में कौन कौन आया, है ना, तो गार्ड रूम पे उसका पुलिस वाले ने एंट्री बनाया, तो वह एक रिलेवेंट फैक्ट है, तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो यह एक रिलेवेंट फैक्ट होगा। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई भी काम करेंगे तो वह रिलेवेंट फैक्ट होगा। जैसे डेली आपका काम है कि कितना आज का आमदनी हुआ, सबको एंट्री करना और उसको मेंटेन करना, कितना खर्च हुआ मेंटेन करना, और इसमें जो लिख दिए वह रिलेवेंट फैक्ट हुआ। एक तरह से वो सच माना जाएगा, क्योंकि आप एक दिन कुछ कर रहे हो तो जानबूझ के गलत या कम इंटेंशनली कर सकते हो, लेकिन डेली कर रहे हो आप कोई किसी चीज़ के बारे में नया फैक्ट कि ऐसा ऐसा घटना होने वाला है, दुर्घटना होने वाला है, एक्सीडेंट होने वाला है, क्राइम होने वाला है, ये नहीं जानते हो, तो वह जो आप रेगुलर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई भी काम करते हो तो वह रेलिवेंट फैक्ट होगा और उसको एक तरह से सही माना जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस यहाँ लिखा है, मतलब आप कुछ काम करते हो तो कोर्स ऑफ बिजनेस है, उस समय जो भी एग्जिस्टेंस है वह रिलेवेंट फैक्ट होगा, है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आर रिलेवेंट फैक्ट व्हेन there is a question whether a particular act was done or exercised by of any course of business according to which it naturally would have been done is a relevant fact, and according to which it naturally would have been done, तो यह हो जाएगा एक और क्या हो जाएगा, यह relevant fact हो जाएगा। When there is a question whether a particular act was done the existence of any course of business according to which it naturally would have been done is a relevant fact, है ना। तो जैसे देखते हैं कि the question is whether a particular eater was dispatched, particular letter है, eater नहीं है, letter है, particular letter was dispatched or not, तो यह एक हो जाएगा रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा, है ना।
पार्टिकुलर लेटर डिस्पैच हुआ है कि नहीं, द फैक्ट दैट इट वाज ऑर्डिनरी, पर्टिकुलर लेटर डिस्पैच हुआ कि नहीं, यही केस हुआ है और यही मैटर ऑफ इंक्वायरी है ना, सेंट्रल पॉइंट ऑफ इंक्वायरी का मैटर है। द फैक्ट दैट लेटर वाज ordinary course of business, all the letter put in certain place to be carried to the post and that particular letter was put in the place are relevant. पर्टिकुलर लेटर को रजिस्ट्री किया गया, पर्टिकुलर लेटर को पोस्ट ये किया गया, स्पीड पोस्ट किया गया और स्पीड पोस्ट का ये है रिसिप्ट है, रजिस्ट्री का रिसिप्ट है, तो यह क्या हो जाएगा, वह रिलेवेंट फैक्ट कहलाएगा। किसके लिए, कि वह पार्टिकुलर जो लेटर है डिस्पैच कर दिया गया है, आपको मिल गया होगा। फिर दूसरा कि क्वेश्चन वेदर देयर इज ए पार्टिकुलर लेटर रीच्ड टू ए द फैक्ट दैट इट वाज पोस्टेड इन ड्यू कोर्स एंड वाज नॉट रिटर्न थ्रू द डेड लेटर इन। डेड लेटर मीन्स दूसरे एंड से, डेड मतलब जहाँ समाप्त होता है लेटर का ट्रेवल यात्रा, वहाँ से जहाँ डेस्टिनेशन था, डेस्टिनेशन लेटर ऑफिस से वापस नहीं आया है, तो यह रिलेवेंट फैक्ट है कि भाई वह लेटर आपको मिल गया होगा, डिलीवरी हो गया उस लेटर का। तो ये देखिए कि वेदर इज क्वेश्चन वेदर ए पार्टिकुलर लेटर वाज डन, इस लेटर मिला कि नहीं, लेटर डिस्पैच हुआ कि नहीं, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है, क्या करना होता है, लेटर को लेटर बॉक्स में डाल दो या लेटर को रजिस्ट्री कर दो, लेटर को स्पीड पोस्ट कर दो, लेटर को पोस्टल ऑर्डर कर दो, मीन्स उसका रिसिप्ट मिलता है, या अकॉर्डिंग टू विच इट नेचुरली हैव बीन डन इज ए रिलेवेंट फैक्ट। उसके बाद अब नेक्स्ट है दोस्तों एडमिशन से संबंधित। तो एडमिशन से संबंधित, एडमिशन क्या है, कोई चीज़ एडमिसेबल है या नहीं है, तो जो रिलेवेंट फैक्ट है वो कोर्ट में एडमिसेबल होगा ही होगा। तो अभी डिफिनेशन दिया है कि एडमिशन डिफाइंड, कि व्हाट इज एडमिशन, एडमिशन क्या होता है। एंड एडमिशन इज ए स्टेटमेंट, एडमिशन आप सुने भी होंगे कि जैसे एडमिशन हो गया उसका, है ना, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, पीएचडी में, क्लास 8 में, 9 में, 10 में, तो एडमिशन मतलब प्रवेश मिल गया। एंड एडमिशन इज ए स्टेटमेंट, तो एडमिशन लॉ में क्या है कि एक स्टेटमेंट है, ओरल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है, कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी हो सकता है। एक स्टेटमेंट है वेदर इट मे बी ओरल, डॉक्यूमेंट्री और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वी सजेस्ट एनी इन्फ्लुएंसेज, जो किसी भी चीज को कंक्लूजन को सजेस्ट करता है, एज टू एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट के बारे में कंक्लूजन बताता है, एंड विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन अंडर सर्कमस्टांसेस हेरिनअफ्टर मेंशन्ड, जो कि विच इज मेड बाय एनी पर्सन, है ना, अंडर द सर्कमस्टांसेस हेरिनअफ्टर मेंशन्ड, मीन्स एडमिशन के बारे में जो इसके बाद मेंशन है, इसके बाद मेंशन क्या है, एडमिशन बाय पार्टी प्रोसीडिंग और हिज एजेंट, तो उसका एडमिशन बाय पार्टी हो गया, पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट, तो वो क्या एडमिशन माना जाएगा। एडमिशन जो मतलब पार्टी कौन हो गया, पार्टी उसका एजेंट एडवोकेट हो गया, पार्टी भी एडवोकेट हो गया, पार्टी उसका जो और भी भाई है, भतीजा है, या चार आदमी चारों ने केस किया तो पार्टी हो गया। एडमिशन है तो रिलेवेंट फैक्ट, एडिशनल शूटर जिसने केस सूट फाइल किया हो तो वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर का है, तो वो भी, जैसे दादाजी सूट किए हैं, पोता कुछ एडमिट किया, अब दादाजी नहीं रहे तो वो भी एडमिशन माना जाएगा, मतलब वैलिड एडमिशन माना जाएगा। ए पार्टी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, वैलिड इंटरेस्ट माना जाएगा। ए पर्सन फ्रॉम होम इंटरेस्ट डिराइव्ड, तो वैलिड एडमिशन माना जाएगा। एडमिशन बाय ए पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट, तो वो भी कुछ एडवर्स है जो डिस्प्यूट में एडमिट कर लेता है, जिससे कि डिस्प्यूट खत्म हो जाता है, तो वह माना जाएगा वैलिड एडमिशन। एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टी टू सूट, एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड टू
या बाय पार्टी टू सूट स्पेशली रेफर किया गया है कि उससे जा कर के पूछो, जैसे डॉक्टर से रेफर किया गया और डॉक्टर का ओपिनियन आया तो वो एडमिसेबल होगा। और डॉक्टर का ओपिनियन जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर करता तो उसका ओपिनियन जो है लिखता है कि मौत हुआ जहर से हुआ या कैसे हुआ, तो वो क्या माना जाएगा, एडमिसेबल माना जाएगा, रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। ए प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट अ पर्सन मेकिंग देम एंड बाय देयर बिहाफ, जो प्रूफ है ऑफ एडमिशन अगेंस्ट अ पर्सन मेकिंग देम एंड देयर बिहाफ, तो वो भी रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा कि जो भी एडमिशन मेकिंग कोई भी स्टेटमेंट मेक कर रहा है और उसके या अगेंस्ट में ए प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम, एडमिशन जो दे रहा है उसके अगेंस्ट में कोई भी प्रूफ है और बिहाफ ऑफ देयर ऑन और ऑन देयर बिहाफ, तो वो रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। उसके बाद वेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा कुछ केस में, जैसे 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट ना हो, 5 साल पुराना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ना हो, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ना हो, इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिनल ना हो, डॉक्टर हो, फोटो स्टेट हो, फोटो स्टेट तो उसमें फैब्रिकेट होने का चांस रहता, लिख के कैसे कर दिया बाद में ओरिजिनल जैसा दिखेगा। तो ये सब को क्या है, इसमें ओरल एविडेंस दिया जा सकता है कि जो पहले जो पहले पढ़ा है वो बताए। तो वेन ओरल एडमिशन टू कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक का 5 साल पुराना ना हो, डॉक्टर हो, तो उसको ओरल एविडेंस दिया सकता है जो पहले उस वीडियो को देखा है। एडमिशन इन सिविल केसेज वेन रिलेवेंट, तो सिविल केस में एडमिशन रिलेवेंट नहीं होता है, सिविल केस में एडमिशन रिलेवेंट नहीं होता है नॉर्मली, लेकिन कुछ इसका एक्सेप्शन है, उसमें रिलेवेंट माना जाता है। तो कन्फेशन कॉल्ड बाय इन पीटीआई, पीटीआई क्या होता है, प्रोमिस थ्रेट ऑन इंड्यूसमेंट आर रिलेवेंट एंड व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कन्फेशन कॉल्ड बाय पीटीआई आर इररिलेवेंट, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग में पीटीआई है तो वो रिलेवेंट होगा, क्योंकि सिविल प्रोसीडिंग में तो आप कोर्ट में बताओ कि ऐसा ऐसा वो धमका रहा है, डरा रहा है। कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट प्रूव्ड is relevant fact. Confession by accused while in custody of police and not to be proved against him. Confession by accused while in custody of police not to be proved against him. तो कहता है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड, पुलिस अफसर को कुछ भी कन्फेशन दिया है वो इररिलेवेंट फैक्ट है, नॉट रिलेवेंट है। सेड कन्फेशन बाय अक्यूज्ड while in custody of police not to be proved against him, तो पुलिस के कस्टडी में भी दिया, किसी और व्यक्ति को ही कन्फेशन दिया तो भी रिलेवेंट है। हाउ मच इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम कस्टडी में भी प्रूव्ड, तो यदि पुलिस कस्टडी में है और पुलिस को दिया गया बयान रिलेवेंट होगा, ये एक्सेप्शन है। किस केस में, तो कुछ रिकवरी हो जाए, डॉक्यूमेंट रिकवरी हो, हथियार मीन्स आर्म्स एम्यूनिशन रिकवरी हो, एक्यूज कहा कि मैंने मर्डर करके बंदूक कुएं में डाल दिया, कुएं से बंदूक मिल गया, तो कौन सा बंदूक था ये भी बताया, तो वह एक रिलेवेंट फैक्ट होगा। कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इम्प्रेशन कॉज्ड बाय पीटीआई इज रिलेवेंट फैक्ट। तो कन्फेशन मेड किया गया हो आफ्टर रिमूवल ऑफ इम्प्रेशन, है ना, जब प्रेशर थ्रेट और इंड्यूसमेंट, प्रेशर दबाव, थ्रेट धमकी, इंड्यूसमेंट प्रलोभन को हटा दिया गया है, तो जो भी कन्फेशन किया गया वह रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। पर कन्फेशन अदरवाइज रिलेवेंट नॉट बिकम इररिलेवेंट बिकॉज ऑफ प्रोमिस ऑफ सेक्रेसी। तो प्रोमिस ऑफ सेक्रेसी के कारण कोई भी जो कन्फेशन है वह इररिलेवेंट नहीं हो जाएगा, वह रिलेवेंट ही रहेगा, 29 में कहता है। उसके बाद सेक्शन 30 में कहता है कि
consideration of proved confession, acting, consideration of proved confession, affecting person making it, and other jointly under trial are other jointly under trial for the same option. तो ये क्या होगा, यह एक रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। लेकिन जो जॉइंटली को एक्यूज के बारे में जो भी कन्फेशन करता है तो अब हैज टू बी कोरबोरेटेड थ्रू द अदर सोर्स, और अपने बारे में कहता है तो उसको बिना कोरबोरेशन का भी पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन दूसरे के बारे में कहता है तो हैज टू बी कोरबोरेटेड। जैसे कहता है when more person other than one being tried jointly for the same offense and confession made by one of such person affecting him and some other such person, और ये साबित हो जाए proved, the court may take into consideration such confession as against such other person as well as against the person who makes such confession। तो वह रिलेवेंट होगा प्रूव्ड कोर्ट में, और हिमसेल्फ एंड सम अदर पर्सन इज प्रूव्ड कि कन्फेशन वाज मेड बाय सच पर्सन अफेक्टिंग हिम अदर पर्सन इज प्रूव्ड हो जाता है, तो कोर्ट में टेक कंसिडरेशन सच कन्फेशन एज अगेंस्ट सच अदर पर्सन एज वेल एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट। लेकिन अदर पर्सन के कन्विक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि has to be corroborated through other sources। Offense used in this section include abatement। Offense का मीनिंग यहाँ आईपीसी में जो दिया है वही ऑफेंस है जिसके लिए पनिशमेंट है, इंक्लूडिंग अबेटमेंट, इंक्लूडिंग कमिट टू ऑफेंस ऑल्सो इज एन ऑफेंस। तो कन्फेशन के बारे में दिया है, अपने बारे में किया, दूसरे के बारे में किया, उसका कुछ इलस्ट्रेशन दिया है, देख लेते हैं। A and B are jointly tried for murder of C। A और B है, मर्डर ऑफ C के लिए ज्वाइंट रूप से ट्रायल किया जाता है। It is proved that A said, A कहता है कि B and I murdered C, ठीक है। The court may consider the effect of the confession against B also, है ना, क्योंकि यह जो कन्फेशन दिया है ए ने वह प्रूव्ड हो गया है कि यह सच है, सच बोल रहा है, तो कोरबोरेशन देकर नहीं प्रूव हुआ होगा, और कैसे प्रूव होगा? तो कोरबोरेशन से प्रूव हुआ तो कन्विक्शन हो सकता है। यदि किसी ने अपने अगेंस्ट बोला कि मैंने मर्डर किया है तो उसको सजा मिल जाएगा, और मेरे साथ बी ने भी किया, ए ने बोला कि मैं किया हूँ और बी ने भी किया, तो बी को सजा तब तक नहीं मिलेगा जब तक उसको प्रूव नहीं किया जाता, कोरबोरेशन नहीं किया जाता अदर सोर्सेज से। अब नेक्स्ट है ए इज ऑन ट्रायल। ए इज ऑन हिज ट्रायल फॉर मर्डर ऑफ सी, ठीक है। देयर इज एविडेंस टू शो दैट सी वाज मर्डर्ड बाय ए एंड बी। तो देयर इज एविडेंस, वह कुछ साक्ष्य है मौजूद यह दिखाने के लिए दैट सी वाज मर्डर्ड बाय ए एंड बी। ए इज ऑन हिज ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ सी। ए सी के मर्डर के लिए ट्रायल चल रहा है ए का। अदर एविडेंस टू शो दैट सी वाज मर्डर्ड बाय ए एंड बी, और यह एविडेंस यह बताता है कि ए एंड बी दोनों ने मर्डर किया है, एंड दैट बी सेड दैट आई एंड सी मर्डर्ड ए एंड आई मर्डर्ड सी। तो वह सच बोल रहा है ए मतलब एंड आई मतलब बी बोल रहा, तो ए बी मर्डर किया, एविडेंस मिल गया, कन्फेशन भी हो गया, तो कोलैबोरेशन हो गया, तो यहाँ पर कन्विक्शन दोनों किया जा सकता है। द स्टेटमेंट may not be taken into consideration by the court against A as B is not being jointly tried। A is, अच्छा देखते हैं शुरू से बी का है। ए इज ऑन ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ सी। अच्छा, ए ज्वाइंटली ट्रायल नहीं हो रहा है लेकिन बदनाम कर दिया ए के अकेले ट्रायल मर्डर के लिए, तो ए ने कहा ए और बी मिल के मर्डर किया हूँ, मैं और ए मिल के मर्डर किया हूँ, ए एंड आई मर्डर्ड।
बी ने कहा, अब बी ने कहा तो स्टेटमेंट मेड टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द कोर्ट अगेंस्ट ए, तो ए के अगेंस्ट तो जाएगा कि ए ने किया है, लेकिन बी के अगेंस्ट रिलेवेंट नहीं होगा, बी इज नॉट बीइंग जॉइंटली ट्राइड, उस पर एफआईआर होगा, केस होगा, ट्रायल होगा, कॉग्निजेंस लिया जाएगा, ट्रायल होगा, तब भले ही वह रिलेवेंट हो जाएगा। एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट में स्टॉप, तो एडमिशन जो क्या है कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, बट में स्टॉप, लेकिन वह स्टॉपल का काम करेगा। स्टॉपल क्या होता है? स्टॉपल होता है कि वंस यू हैव promised something, you have means admitted something, and on your promise, on your admission, on your assurance, the opposite party or the other party have taken some action in regarding this admission, regarding the fact and issue. So you cannot now revert back your statement, admission, promise, whatever it may be. So this is known as estoppel. तो estoppel normally किस में होता है? सिविल में होता है। तो admission are not conclusive proof of matters admitted, but they may operate as estoppels under the provision hereinafter contained. तो व्हाट इज स्टॉपल दोस्तों, कि आप किसी को प्रॉमिस करते हो, कुछ कमिट करते हो, कुछ एडमिशन करते हो, कुछ बोलते हो कि मैं आपका ज़मीन 2 लाख में खरीदूंगा, और उसको 2 लाख में कहीं और बिक रहा था तो मुझे ही दे दो। आपने नहीं खरीदा तो उसको तो घाटा हो गया, तो ये माना जाएगा कि यह स्टॉपल जो है क्या है, यह स्टॉपल कंक्लूसिव एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट स्टॉपल के रूप में काम करेगा कि यू कैन नॉट नाउ अगेन एंड अगेन चेंज योर स्टेटमेंट। एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, कोई एडमिट कर लिया, कन्फेशन कर लिया, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं हो सकता, लेकिन स्टॉपल तो काम करेगा, है ना। कोरबोरेशन दे करके उसको एक किया जा सकता है, लेकिन अपने बारे में कोई कन्फेशन किया है तो वह कंक्लूसिव प्रूफ है और बिना कोई कोरबोरेशन के उसको सजा दिया सकता है। एकम्प्लिस मतलब सहयोगी, मतलब सहभागी, मतलब सह अभियुक्त, उसके साथ जो अपराध करता है उसके बारे में कोई कन्फेशन करता है तो कोरबोरेशन के बाद ही उसको सजा देना है। अब कहता स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस, तो स्टेटमेंट इन विच cases in which a statement of relevant fact by person who is dead cannot be found is relevant fact. तो a cases in which a statement of relevant fact by person who is dead, अब किसी मृत व्यक्ति के द्वारा जो भी बोला गया स्टेटमेंट है वह रिलेवेंट फैक्ट होगा, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे बुलाया न जा सके, विदेश में है, साधु बन गया, सन्यासी बन गया है, या कहीं भाग गया है, या कहीं लापता हो गया है, तो उसके द्वारा जो भी स्टेटमेंट कहा गया था, दिया गया था किसी भी क्राइम के बारे में इवेंट, तो वह रिलेवेंट फैक्ट होगा। तो कहता है कि स्टेटमेंट एक मृत या लापता व्यक्ति के बारे में कोई भी स्टेटमेंट दिया गया तो कब रिलेवेंट होगा, तो व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ हिज डेथ, वो अपने मृत्यु के बारे में बताया कि मेरे को है ना ऐसा ऐसा वो धमकी दिया है कि वो मारने आ रहा है, या मेरे को गला काट दिया, मेरे को वो जहर दे दिया, मेरे को वो गोली मारा है और ऐसा बोल के मर गया, तो वो क्या है, 2 चीज हो जाएगा, एक तो सेक्शन 32 में और दूसरा है डाइंग डिक्लेरेशन में। तो डाइंग डिक्लेरेशन कहाँ है, तो सेक्शन 32A जो है, एक जो है यही डाइंग डिक्लेरेशन है ना, कि व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय ए पर्सन,
when the statement is made by a person as to cause of his death and as to any of the substances of the transaction which resulted in his death, जो कि उसके डेथ के बारे में बताता है ना। In cases the cause of the person's death comes into question, तो ये क्या कहलाता है? relevant fact कहलाता है ना। when it relates to cause of his death, एक cause of death के बारे में जो भी बताता है वह रिलेवेंट फैक्ट होता है। इसको बोलते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। इसको क्या बोलते हैं? डाइंग डिक्लेरेशन। इसको बोलते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन। तो डाइंग डिक्लेरेशन है रिलेवेंट फैक्ट, और इसके आधार पर किसी को सजा दिया जा सकता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मरता हुआ व्यक्ति जब वो लास्ट में है, वैकुंठ धाम में जा रहा है, स्वर्ग में जा रहा है, तो उस समय कोई झूठ नहीं बोलना चाहता। सच स्टेटमेंट आर रिलेवेंट whether the person who made them are on was or was not at the time when they were made under the expectation of death में हो चाहे ना हो, लेकिन बोल के अब मर गया। वो यह न समझ रहा था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन बोल के मर गया कि सोहन ने मेरा मर्डर किया है, तो वह रिलेवेंट फैक्ट हुआ। व्हाट एवर मे बी नेचुरल ऑफ द प्रोसीडिंग इन विच द काउज ऑफ डेथ कम्स इनटू क्वेश्चन, तो रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। और डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर सजा दिया जा सकता है। यदि प्रिकॉशन लेना चाहे तो जज ले सकता है, कोरोबरेट कर सकता है, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन किसी को सजा देने के लिए काफी है। दूसरा क्या है? दूसरा सजा देने के लिए काफी है उसका कन्फेशन। 164 CRPC में कन्फेशन देता है, जो कि मजिस्ट्रेट को लिख कर या देगा। यदि अनपढ़ है तो बोलेगा, मजिस्ट्रेट उसके शब्द में ही लिखेगा, चाहे उसको उस लैंग्वेज को ज्ञान हो या ना हो। उसके बाद वो व्यक्ति स्वेच्छा से देगा, यह भी उसमें लिखाएगा, वो व्यक्ति उसमें साइन भी करेगा। उसके बाद नीचे मजिस्ट्रेट साइन करेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और उसको माना जाएगा 164 का बयान। उसके आधार पर उसको सजा मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट कि इज मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस, कहता है कि व्हेन अ स्टेटमेंट बाय ए डेड पर्सन, या वो पर्सन जो ऑर्डिनरी फाउंड नहीं है, कैन नॉट बी फाउंड, लापता हो गया। अब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कोर्स ऑफ बिजनेस मीन्स वही हमेशा लेना है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, सॉरी, ऑर्डिनरी कोर्स of business. Ordinary course of business. Is made in ordinary course of business. When the statements are made by such person in the ordinary course of business, मरा हुआ व्यक्ति है, अब वो पहले कोई अपना बिजनेस में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, सामान्य बिजनेस के दौरान, सामान्य अपने ड्यूटी के दौरान कुछ ही बोला है, कुछ भी लिखा है, कुछ भी किया है, तो वह रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। एक तरह से मानिए कि वो सच माना जाएगा। इन पार्टिकुलर व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ एन एंट्री, कोई भी एंट्री बनाया कि गेट से इतना इतना लोग गए, मेमोरेंडा मेड बाय हिम इन बुक केप्ट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या इतना इतना सेल हुआ, इतना इतना आइटम रिसीव हुआ, इतना इतना आइटम डिस्पैच हुआ, तो सच माना जाएगा। इन द डिस्चार्ज ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी और एन एक्नॉलेजमेंट रिटन है, साइंड बाय हिम है, ऑन द रिसिप्ट ऑफ मनी है, या गुड्स के रिसिप्ट है, या सिक्योरिटी का रिसिप्ट है, या प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड है, डॉक्यूमेंट यूज्ड इन कॉमर्स है, रिटन साइंड बाय हिम है,
ऑफ द डेट ऑफ ए लेटर है, अदर डॉक्यूमेंट है, यूजुअली डेटेड रिटन और साइंड बाय हिम है, तो वो क्या माना जाएगा? वो माना जाएगा कि यह सच है, रिलेवेंट है। अच्छा, और एक बोलता है एक इसमें कितना भाई, चार ही होगा, 5 6 7 8 8 चीज है कि कोई मृत व्यक्ति या लापता व्यक्ति बोलता है तो उसको सच माना जाएगा। आप इस साधारण भाषा में जान लीजिए। तो नेक्स्ट बोलता है कि अपने ही अगेंस्ट कुछ बोल के जाता है, अपने अगेंस्ट कि मेरे पर मरते हुए बोल रहा है, मरने से पहले, कि मैं 100 रुपया लिया था उससे, उसको दे देना, या मेरे से वह 2000 रुपया लिया है, उससे आप ले लेना, तो वह सच माना जाएगा। When the statement is against the pecuniary or property interest of the person making it, मतलब बोला कि मैंने उससे 2000 रुपया है, उसको दे देना, तो वो अपने अगेंस्ट बोल रहा है तो सच बोल रहा है, वो रिलेवेंट माना जाएगा, रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। रिलेवेंट फैक्ट कोर्ट में डिसेबल है। अदर रिलेवेंट और इरेलेवेंट पढ़ेंगे क्यों? इसलिए पढ़ते हैं कि रिलेवेंट फैक्ट कोर्ट में बोलता है कि नहीं लाओ, यहाँ मत दो कोर्ट में, कोर्ट का टाइम बस वेस्ट करो। लेकिन जो रिलेवेंट फैक्ट होता है तो वह लाया जाता है और वह उसको कोर्ट में दिया जाता है। And had exposed him to a criminal prosecution, to a suit for damage, है ना, कि when if the true it would expose him, would expose him to criminal prosecution or suit for damage। मतलब यदि सिविल में हो तो उसका डैमेज देगा, मतलब लोन भरेगा, कि मैंने इतना लोन लिया है, कोई बोल के मरा तो लोन भरेगा उसका रिप्रेजेंटेटिव, रिलेवेंट फैक्ट होगा। या कोई क्रिमिनल की उसने मेरा मर्डर किया, मतलब ये तो अपने अगेंस्ट नहीं हुआ, अपने अगेंस्ट वाला कि मैंने उसका मर्डर किया, या मेरे लड़का ने उसका मर्डर किया, इसका भी हो गया, तो उसने भी गोली चला दिया मेरे पर, तो इसके अगेंस्ट, लड़का के अगेंस्ट हुआ, तो वो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर है, तो भी रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। या वो बोला अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर, सभी बोला कि किसी ने गोली मार दिया, लेकिन वो बोला नहीं, मेरा ही बंदूक से एक्सीडेंट से चल के गोली मुझे लग गई, तो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर अपने अगेंस्ट ही बोलता है, तो वह रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। और रिलेवेंट फैक्ट हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 5 से 55 तक। और रिलेवेंट फैक्ट इसलिए पढ़ रहे हैं कि भाई ये कोर्ट में देगा बयान, अब कोर्ट के सामने आएगी तथ्य फैक्ट, तो इसको सही माना जाएगा और ये कोर्ट में एडमिसेबल होगा। उसके बाद चलते हैं सेक्शन नहीं है, सेक्शन 32 ही है। 32 में आगे है चौथा कि गिव्स ओपिनियन एज टू पब्लिक कस्टम मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट। कोई भी फैक्ट है जो कि पब्लिक के राइट के बारे में बताता है, या कस्टम के बारे में बताता है, या मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट के बारे में बता के मर जाता है, तो वह भी रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। बूढ़ा आदमी मर गया लेकिन वो कस्टम के बारे में बता तो सही बताया। और कोई यह बोल कर रिलेट टू एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप कि यह मेरे बच्चे हैं, यह मेरे पोता है, यह मेरा पोती है, यह करके मर जाता है रिलेशनशिप के बारे में, तो वह रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। देन द स्टेटमेंट रिलेट टू एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप, जैसे ब्लड रिलेशन, मैरिज रिलेशन, एडॉप्शन रिलेशन बिटवीन पर्सन्स एज टू whose relations by blood, marriage or adoption, the person making the statement had a special mean of knowledge when the statements are made before the question in dispute by read, तब वो क्या हो जाएगा, वह एक relevant fact हो जाएगा। When a statement is made in will or deed relating to family affairs, है ना, will के संबंधित कोई बोल के मर जाता है, वसीयत बना हूँ और मेरा साइन है, वो वसीयत सही है। या डीड मीन्स क्या, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, वो मैं बना हूँ और वो मेरा उस पर साइन है ना, तो उसके बारे में बोल करके अपने परिवार के डीड के बारे में, वसीयत के बारे में बोलता है, मतलब वसीयत के बारे में बोलेगा, फिर अपने डीड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, या पूरा परिवार के कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें मेरा इतना सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी था, इसको मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट करके दे दिया हूँ और उससे इतना पैसा लिया हूँ, तो वह रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा, सही माना जाएगा। व्हेन स्टेटमेंट्स रिलेट्स टू the existence of any relationship by blood,
marriage, adoption. Between person disease and is made in any will, deed relating to affairs of family to which any said deceased person belonged, or in any family pedigree, और अपन any tombstone, है ना। तो पेडिग्री क्या था, वही वंश के पेडिग्री। टम्बस्टोन फैमिली पोर्ट्रेट या अदर थिंग विच द स्टेटमेंट आर यूजुअली मेड व्हेन सच a statement made before the question in dispute was read, तो वो रिलेवेंट हो जाए। कोई यह बोल के मर जाता है कि जो स्टैचू है मेरा है, स्टैचू है इस भगवान का, पोर्ट्रेट है इस मेरे परिवार का है, तो वह बोल के मरता है तो वह सही है या रिलेवेंट फैक्ट कम से कम न तो जाएगा। और कोई बोला डॉक्यूमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन मेंशन इन सेक्शन 13 क्लाउज ए। अब 13 क्लाउज ए में चलो भाई, 13 क्लाउज ए में 13 क्लाउज ए में का बोल के मरता है तो वह रिलेवेंट होगा। 13 क्लाउज ए में क्या है, पहले 13 चलो कि 13 में क्या कहता है, द फैक्ट रिलेवेंट में राइट एंड कस्टम इज क्वेश्चन, ये राइट है नहीं है, कस्टम है नहीं है, और बोल देता है कि नहीं यहाँ मेरा अधिकार है, अपने गेस्ट बोलता है उसका यहाँ रास्ते जाने का अधिकार है, शुरू से ही दिया गया है रास्ता, और ऐसा रीति रिवाज है, तो ऐसा बोल के मर जाता है। सेक्शन 13 देखे कि एनी ट्रांजेक्शन इन विच एनी राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन, है ना, वाज एनी राइट इज क्रिएटेड कस्टम right is created, claimed or modified, recognized, asserted, denied, which was inconsistent with its existence, तो वह रिलेवेंट फैक्ट हुआ। ऐसा बोल के क्यों मर जाता है कोई, तो रिलेवेंट फैक्ट हुआ। राइट और कस्टम के बारे में कुछ बोल करके कोई मर जाता है तो वह रिलेवेंट फैक्ट होगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि लास्ट 32 का 8 में, तो 32 में नॉर्मली सबसे इम्पोर्टेंट है 32(1) डाइंग डिक्लेरेशन। 32(1) में क्या, डाइंग डिक्लेरेशन। तो 32(8) में चलते हैं दोस्तों। कोई यह बोल के मरता है मेड बाय सेवरल पर्सन्स एंड एक्सप्रेसिंग फीलिंग रिलेवेंट टू मैटर इन क्वेश्चंस, है ना। अब यह मरने वाला बात नहीं है, मिल नहीं रहा है। अब एक भीड़ इकट्ठा हुआ था और सभी भीड़ ने बोल रहा था कि when the matter was made by number of person express feeling or impression on their part is relevant, और वो भीड़ तो मिलना मुश्किल है ना, इसलिए उसको रिलेवेंट माना जाएगा। अब इसके बहुत सारा उदाहरण है, लेकिन आप ऊपर से ही समझ गए तो उदाहरण की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सेक्शन 33। सेक्शन 32 में ये जानिए मेनली डाइंग डिक्लेरेशन 32(1) वाला। अब 33 देखते हैं दोस्तों, रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग द ट्रूथ ऑफ फैक्ट देयरइन स्टेटेड। कहता है कि सर्टेन एविडेंस को दूसरे प्रोसीडिंग में दिया जाए, है ना, कि इसमें ऐसा प्रूव किया गया था हुजूर, इसमें इन्होंने ऐसा बोला है और इसमें इन्होंने ऐसा डॉक्यूमेंट देके अपने अगेंस्ट बोला है ऐसा, तो वह रिलेवेंट फैक्ट होगा। एविडेंस यही बोला रिलेवेंट फैक्ट होगा। Evidence given by witness in judicial proceeding before any person authorized to make law to take it is relevant for the purpose of proving in subsequent judicial proceeding also, है ना।
In a later stage, the same judicial proceeding, the truth of the fact which is stated when the witness is dead or cannot be found, is incapable of giving evidence, is kept out of way by the adverse party. If his presence cannot be obtained without the amount of delay expense, which under the circumstances of case the court consider unreasonable. है ना? Evidence given by a witness in judicial proceeding before any person authorized to make authorized by law to take it, है ना? Before any person authorized by law to take it मतलब जज के सामने मान लो एविडेंस दिया गया या है ना जूरी के सामने दिया गया, it is relevant for the purpose of proving it, है ना, in subsequent judicial proceeding. सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग हुआ तो उसमें दिया जा सकता है, रिलेवेंट होगा. इन ए लेटर स्टेज ऑफ सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग में भी दिया जा सकता है ना. द ट्रूथ ऑफ फैक्ट विच इट स्टेट व्हेन द विटनेस इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड, इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस और kept out of way by way of adverse party in the presence, or if his presence cannot be obtained without amount of delay or expenses, which under circumstances the case the court consider unreasonable. कहता है कि पहला प्रोसीडिंग में कुछ बात प्रूव हो गया है कि इन्होंने ऐसा ऐसा कहा है, तो दूसरा प्रोसीडिंग में रिलेवेंट होगा या नहीं हुआ, तो कह रहा है कि होगा. इन witness in a judicial evidence given by a witness in judicial proceeding before judge बोलिए, it is relevant for the purpose of providing a subsequent judicial proceeding या a later stage in the same proceeding, है ना. लेकिन when कब, जब आदमी मर गया हो, तो भाई पहले इसने ऐसा बोला था तो उसको इसमें भी माना जाएगा रिलेवेंट फैक्ट, और कैन नॉट बी फाउंड हो. वेन मतलब ये कंडीशन लगा दिया है. वेन क्या है दोस्तों, यह कंडीशन लगा दिया है कि वेन क्या है, कंडीशन है कि यदि विटनेस डेड हो, क्या हो, विटनेस डेड हो गया हो या कैन नॉट बी फाउंड हो गया हो या है ना कैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस हो गया हो या केप्ट आउट ऑफ वे बाय एडवर्स पार्टी हो गया हो या वो आ ही नहीं सकता, अनरीजनेबल डिले का, अनरीजनेबल एक्सपेंसेज का, तो वह रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा. प्रोवाइडेड क्या कहता है कि दैट द प्रोसीडिंग वाज बिटवीन द सेम पार्टीज एज द रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट, that the adverse party in the first proceeding had the right and opportunity to cross-examine, है ना. That the proceeding was between the same parties के साथ proceeding होना चाहिए. दूसरे parties के साथ होगा तो वो relevant नहीं होगा, या their representative के साथ हो. But the adverse party in the first proceeding had the right and opportunity to क्रॉस एग्जामिन. फर्स्ट पार्टी को क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया है तब उसको यहाँ सही माना जाएगा, या आप बोल सकते हैं रिलेवेंट माना जाएगा. द क्वेश्चन इन इशू वेयर सब्सटेंशियली द सेम इन द फर्स्ट एज इन द सेकंड प्रोसीडिंग. और क्या क्वेश्चन इन इशू वाज सेम इन द मतलब फैक्ट इन इशू सेम ही होना चाहिए दोनों प्रोसीडिंग में. ए क्रिमिनल ट्रायल or inquiry shall be deemed to be a proceeding between the prosecutor. A criminal trial inquiry है deemed to be proceeding between the prosecution and the accused when the meaning of this within the meaning of this section. तो 55 तक क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम रिलेवेंट फैक्ट पढ़ रहे हैं. कौन सा फैक्ट रिलेवेंट होगा. आप ये भी मान सकते हो कि रिलेवेंट फैक्ट ही सही माना जाता है लेटेस्ट स्टेटमेंट, लेकिन ये 100% कोई ज़रूरी नहीं है. अपोजिट पार्टी चाहे तो उसे
तोड़ भी सकता है, उसे डिसअप्रूव भी कर सकता है, डिसप्रूव भी कर सकता है। अप्रूव्ड होता है, प्रूव्ड होता है, डिसप्रूव्ड होता है। एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन रिलेवेंट, यदि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एंट्रीज इन बुक अकाउंट हुआ है तो रिलेवेंट है। एंट्रीज इन बुक अकाउंट मेंटेन इन रिकॉर्ड रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, बोला ना, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कोर्स ऑफ बिजनेस कोई चीज नहीं होती, ऑर्डिनरी क्या हो गया, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होता है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कुछ भी आप बुक में एंट्री किए हैं, आपने ड्यूटी पर थे, बुक में एंट्री करते ही डेली आप किए हैं तो रिलेवेंट हो जाएगा। whenever they refer to any matter into the court has to inquire or such a statement shall not alone be sufficient to evidence to change any person with liability, है ना, वो रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा, सच माना जाएगा। अब कहता है कि ये should be for 1,000 rupees and shows entry in his book of account showing be to indebted to him to this amount, है ना। The entries are made are relevant but are not sufficient without other evidence to prove the debt. A should be 100 rupees showing entries in his account book showing be to indebted। अब एंट्री दे करके, ऐसी एंट्री बना करके मर गया है तब तो वो रिलेवेंट हो जाएगा, और नहीं तो सफिशिएंट नहीं है और उसको कोरिलेशन करना। कोई भी लिख देगा ना कि मैंने अपने ही फेवर में लिख रहा था, अपने अगेंस्ट में या न्यूट्रल व्यक्ति के लिए लिख रहा है, अपने फेवर में नहीं लिख रहा तो सारे रिलेवेंट हो जाएगा। अपने फेवर में भी लिख रहा, लिख के यदि वो मर गया है तो वो भी रिलेवेंट हो सकता है, लेकिन उसको कोरिलेशन की जरूरत है। अपने अगेंस्ट है तो कोरिलेशन की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों देखते हैं फिर आगे 35। Relevancy of entry in public record made in performance of duty। अब सरकारी ड्यूटी कर रहे हैं तो कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड में हम एंट्री कर रहे हैं, कुछ भी रजिस्टर में, बुक में, रिकॉर्ड में, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में, एंड केप्ट फॉर दैट पर्पस, तो वो सही माना जाएगा, रिलेवेंट माना जाएगा, एडमिसेबल माना जाएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रिलेवेंट फैक्ट सेक्शन 5 से 55 तक। एंड एंट्री इन पब्लिक और अदर ऑफिशियल बुक या रजिस्टर या रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मतलब कंप्यूटर, स्टेटिंग ए फैक्ट इन इज रिलेवेंट फैक्ट, है ना, are and made by public servant in discharge of his official duty or by any other person in performance of a duty especially enjoined by the law of the country in which such book, register, record and electronic record is kept is itself a relevant fact। तो वह रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। ऐसे नहीं कि नहीं तो एनार्की फैल जाए, डेस्पोटिक रूल हो जाए। डेस्पोटिक रूल कैसे हो जाएगा? क्योंकि भाई अब सरकार के रजिस्टर में कुछ लिखा गया है उसको मानना ही नहीं है, सरकार के रिकॉर्ड में कुछ कंप्यूटर में एंट्री है और या रजिस्टर में एंट्री है तो मानना ही नहीं है, तो लॉलेसनेस की स्थिति पैदा हो जाएगी, तो उसको रिलेवेंट माना जाता है, सच माना जाता है। और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया गया, पब्लिक सर्वेंट द्वारा किया गया, तो क्यों नहीं माना जाएगा सच, रिलेवेंट, एडमिसेबल, है ना, तीनों माना जाएगा। रिवेंसी ऑफ अ स्टेटमेंट
इन मैप, मैप बनाता है लेकिन गवर्नमेंट द्वारा इसे होना चाहिए। चार्ट बनाया या वार प्लान बनाया तो वो सब क्या सही माना जाएगा, रिलेवेंट फैक्ट होगा, एडमिसिबल फैक्ट होगा। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इन इशू आर रिलेवेंट फैक्ट्स मेड इन पब्लिश्ड मैप, है ना, चार्ट जनरली ऑफर्ड फॉर पब्लिक सेल इन मैप और प्लान मेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया मैप, चार्ट, प्लान as to matter usually represented or stated in such map, chart, or plan themselves are relevant fact and admissible, relevant and admissible fact। ठीक है। उसके बाद कहता है सेक्शन 37 रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर कंटेन्ड इन सर्टेन एक्ट और नोटिफिकेशन। और एक्ट और नोटिफिकेशन में जो बातें कहा गया है अब उसको भाई सही माना जाएगा। अब गजटेड गवर्नमेंट का गजटेड नोटिफिकेशन में कोई बात बोला गया है तो वो सही माना जाएगा। अब ये यूनाइटेड किंगडम वगैरह हटाना चाहिए, ये सब गलत है दोस्तों, क्योंकि ये देखो अब यूनाइटेड किंगडम के हम गुलाम रहे नहीं, 1860 में गुलाम थे, कॉलोनियल थे, तो ये सब हटाओ यार। लंदन वगैरह क्राउन रिप्रेजेंटेटिव। अब ये मानो कि पब्लिक नेचर के जो भी एक्ट है, इनेक्टमेंट है, नोटिफिकेशन है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, वो रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा, सच्चाई माना जाएगा, कोर्ट में एडमिसिबल माना जाएगा। और आप सेक्शन 4 में क्या पढ़े हो, मे प्रूव इट इज प्रोवाइडेड इन द एक्ट, तो मे नॉट प्रूव, मे प्रिज्यूम, तो मे नॉट, मे प्रिज्यूम ट्रू और मे नॉट प्रिज्यूम। दूसरा है इट बी, फर्स्ट है प्रोवाइडेड, दूसरा है डायरेक्टेड बाय द एक्ट शैल प्रिज्यूम, तो इट शैल प्रिज्यूम, लेकिन अपोजिट पार्टी इसको डिस्प्रूव कर सकती है। तीसरा है कंक्लूसिव प्रूफ, यदि ओरिजिनल है सब गजटेड नोटिफिकेशन एक्ट इनेक्टमेंट तो कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा। तो ये क्या डिक्लेयर्ड बाय द एक्ट, तो अपोजिट पार्टी को भी अलाउ नहीं होगा कि इसके अगेंस्ट कोई साक्ष्य दे। उसके बाद हो जाएगा सेक्शन 38 में क्या कहता है, रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स एज टू एनी लॉ कंटेंट इन लॉ बुक्स। कहता है रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स एज टू एनी लॉ कंटेंट इन लॉ बुक्स, कि कोई भी स्टेटमेंट है वो रिलेवेंट होगा और कंटेंट इन एनी इन लॉ बुक्स, लॉ बुक में कोई भी स्टेटमेंट है उसको रिलेवेंट माना जाएगा। व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म ओपिनियन एज टू लॉ ऑफ एनी कंट्री or any statement of any law contained in law book purporting to be printed or published under authority of government of such country and to contain in any such law and any report of a rule of the court of such country contained in a law book purporting to be report of such ruling is relevant fact। है ना, किसी भी इंडिया का भी हो सकता है और किसी अदर कंट्री का भी हो सकता है। यदि कोई लॉ बुक है, वहाँ की कोई कानून है और है ना संविधान है, तो वो सबको रिलेवेंट फैक्ट सच्चाई माना जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको प्रूफ करो, ये करो, वो करो। अच्छा, कहता है कि when how much a statement to be proved, when evidence to be given, when a statement form part of conversation, document, electronic record, है ना, books or series of letter or papers, है ना, connected, चाहे इसको भी चलो तो हेडिंग है, when any statement of which evidence is given, ठीक है, form part of a longer statement or conversation or part of isolated document is contained in
a document which form part of book or each contained in part of electronic record uh, of a connected series of a later paper's evidence shall be given of so much and no more of statements, conversation, a document, electronic record, books of series of later papers as the court consider necessary. Particular to case in full understanding of the nature, effect और कंसिडरेशन अंडर विच इट वाज मेड। तो उसको जितना मतलब ज़रूरत है पोर्शन किसी बड़े डॉक्यूमेंट का एक पार्ट है वो रिलेवेंट माना जाएगा यदि उतना की ज़रूरत है तो, यही बोल रहा है। तो इसके लिए इतना लंबा चौड़ा कहानी और कितना टिपिकल लैंग्वेज। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। जजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हेन रिलेवेंट, प्रीवियस जजमेंट रिलेवेंट टू बार सेकंड और सूट और ट्रायल। सेकंड सूट नहीं होगा, एक केस कर दिए हैं आप सिविल का तो दूसरा सूट नहीं होगा। एक ट्रायल हो गया है तो सेम फैक्ट इन इशू पर दूसरा ट्रायल नहीं होगा। एक सूट यदि सिविल सूट हो गया है तो फिर सेम फैक्ट इन इश्यू पर दूसरा सूट नहीं होगा, दूसरे फैक्ट इन इश्यू पे हो सकता है। और ये जजमेंट दे दिया गया तो दोबारा उस पर केस नहीं चलेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जजमेंट, ऑर्डर, डिग्री व्हेन एनी लॉ प्रिवेंट्स एनी कोर्ट फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ए सूट होल्डिंग ए ट्रायल इज ए रिलेवेंट फैक्ट। कहता है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जजमेंट, ऑर्डर, डिग्री which by law prevent any court from taking cognizance of a suit। यदि कोई जजमेंट दे गया है, ऑर्डर हो गया, डिग्री हो गया है तो बाय लॉ कोई भी कोर्ट को मना है कि वह दोबारा कॉग्निजेंस ले ऑफ ए सूट होल्डिंग ए ट्रायल या होल्ड करे ट्रायल इज ए रिलेवेंट फैक्ट, है ना। मतलब मना ही कहता है, रिलेवेंट फैक्ट तो है। रिलेवेंट फैक्ट क्या है, मतलब वो सच मानेगा पहला वाला जजमेंट डिग्री ऑर्डर को, दूसरा फिर डिग्री जजमेंट ऑर्डर देने का ट्रायल करने का जरूरत नहीं है। ये लॉ है जो दोस्तों थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, इसके लिए आपको अपना थोड़ा सा इंग्लिश का ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, है ना। इंग्लिश ग्रामर आप पढ़िए तो आपको और अच्छी तरह से समझ आएगा। When the question is whether such court ought to take cognizance of such suit or hold such trial, तो नहीं यार, पहले वाला जो एग्जिस्टिंग जजमेंट ऑर्डर डिग्री है तो वो दोबारा टेकिंग कॉग्निजेंस, यहाँ कॉग्निजेंस भी नहीं ले सकता है। चलिए अब सेक्शन 41 है। ये कहता है रिलेवेंस ऑफ सर्टेन जजमेंट इन प्रोबेट और जुरिस्डिक्शन। कोई प्रोबेट का जजमेंट है तो उसको रिलेवेंट माना जाए। प्रोबेट क्या होता है दोस्तों, प्रोबेट होता है कि विल लिख दिया, वसीयत, और वसीयत लिख दिया तो उसको क्या सही माना जाएगा, नहीं। प्रोबेट डिक्लेयर करना होता है। प्रोबेट मतलब होता है कि उसको सही है यह डिक्लेरेशन कराना पड़ेगा। डिक्लेरेटरी सूट एक तरह से कि डिक्लेरेशन होगा कि वो सही है। तो ए फाइनल जजमेंट या ऑर्डर या डिग्री ऑफ ए कॉम्पिटेंट कोर्ट इन एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोबेट, है ना, या मतलब वसीयत के बारे में या शादी के बारे में या समुद्री चोरी डकैती के बारे या इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालिया होने के बारे में, विच कन्फर अपॉन टेक अवे फ्रॉम एनी पर्सन एनी लीगल करेक्टर, है ना। लीगल करेक्टर किसी व्यक्ति को कन्फर करता है या उससे ले लेता है, छीन लेता है, स्नैच कर लेता है। विच डिक्लेयर्स एनी पर्सन टू बी entitled to any such character, to be entitled to any specific thing, not as against any specific person, but absolutely
is relevant when such existence of legal character in title of such person of any such thing। अरे कोई किसी कोर्ट ने किसी व्यक्ति को लीगल राइट दिया, प्रोबेट में देगा, मैट्रिमोनियल में देगा, इंसॉल्वेंसी में देगा, या छीन लिया, इंसॉल्वेंट कोशिश कर देते छीन लिया, प्रोबेट डिक्लेयर कर दिया तो राइट दे दिया। मैट्रिमोनियल तो आप छीन भी सकता है। मैट्रिमोनियल क्या हुआ, डाइवोर्स दे दिया, क्या दे दिया, या 9 दे दिया, सेक्शन 9 RCR रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट। एडमल्ट्री, चोरी डकैती, समुद्री चोरी डकैती होता है एडमल्ट्री, तो उसमें कर दिया तो उसके क्या बोलते हैं कि कोई राइट दे दिया है किसी को डिग्री द्वारा, जजमेंट द्वारा या ऑर्डर द्वारा, तो उसको क्या है कि फिर उसको सही माना जाएगा और उसको फाइनल माना जाएगा। तो एडमाइल्टी देखते हैं दोस्तों, एडमाइल्टी का मीनिंग होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दैट एडमिनिस्टर द रॉयल नेवी नाउ इनकॉर्पोरेटेड इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। वही समुद्र से संबंधित कोई भी अपराध के संबंध में जजमेंट दे दिया तो सही माना जाएगा। अरे बाप रे, यहाँ बोल दिया सच ऑर्डर डिग्री और जजमेंट इन कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ को मैं क्या बोला था दोस्तों कि मस्ट प्रिज्यूम। कंक्लूसिव प्रूफ को मैं बोला था कि मस्ट प्रिज्यूम, सॉरी मस्ट प्रिज्यूम तो एक कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों सेक्शन 42 relevance and effect of judgment, order or degree other than those mentioned in section 41। 41 को छोड़ करके 41 में क्या है कि प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिनिस्ट्री 3, इंसॉल्वेंसी 4, ये चारों के छोड़ करके बाकी क्या जो डिग्री ऑर्डर है रिलेवेंट होगा। तो बोले यस, जजमेंट हो, ऑर्डर हो, डिग्री हो अदर देन चार क्या, प्रोबेट, एडमिनिस्ट्री, इंसॉल्वेंसी और एक और है मैट्रिमोनियल के छोड़कर बाकी जो जजमेंट ऑर्डर डिग्री है आर रिलेवेंट होता है इफ दे रिलेट्स टू मैटर ऑफ पब्लिक नेचर and relevant to the inquiry, but such judgment order degree are not conclusive proof but of that which they state। कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं माना जाएगा लेकिन रिलेवेंट फैक्ट होगा, सच माना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि उसके विरुद्ध में, जजमेंट ऑर्डर के विरुद्ध में आप कुछ सबूत देना चाहें तो दे सकते हैं। मतलब आप उसको चैलेंज करते हैं उस ऑर्डर को और उसको मीन्स हायर कोर्ट में अपील करते हैं। लेकिन इसको जो ऑर्डर हो गया प्रोबेट का, शादी वाला, मैट्रिमोनियल का, एडमिनिस्ट्री का, इंसॉल्वेंसी का, तो इसको कंक्लूसिव प्रूफ दोस्तों माना जाएगा। इसको क्या माना जाएगा? इसको माना जाएगा कंक्लूसिव प्रूफ। क्या क्या? तो 4 चीजें। प्रोबेट को चैलेंज नहीं किया जाएगा, मैट्रिमोनियल को जो बोलता है चैलेंज नहीं किया जाएगा, एडमिनिस्ट्री को इस अगेंस्ट में प्रूफ नहीं दिया जा सकता, बाद में इंसॉल्वेंसी को नहीं दिया जा सकता। ये चारों को नहीं दिया जाएगा, इसके अगेंस्ट में कोई भी प्रूफ, तब ना होगा कंक्लूसिव प्रूफ। लेकिन ये चारों को छोड़कर बाकी कंक्लूसिव प्रूफ, नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। प्रूफ तो है, सेल्फ प्रूफ तो होगा लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा। एक है प्रोवाइडेड may presume, मतलब may not presume, directed shall presume, declared by act conclusive proof, मतलब must presume। इसको अपोजिट पार्टी भी इसके अगेंस्ट में प्रूफ नहीं ला सकता, तो सब में ला सकता है ये चारों को छोड़कर। प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिनिस्ट्री और इंसॉल्वेंसी, ये चारों को छोड़कर। अब है दोस्तों कि जजमेंट एक्सेट्रा अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 40-41 आर वेन रिलेवेंट।
40 से लेकर 42 तक जजमेंट ऑर्डर डिग्री 40 से लेकर के प्रीवियस जजमेंट 11 टू बार सेकंड सूट और जजमेंट, ठीक है। 40 में है, 42 में वही 4 है, प्रोबेट मैट्रिमोनियल एडमायरल्टी मतलब समुद्र से संबंधित कोई भी अपराध, इंसॉल्वेंसी दिवालिया होने का डिक्लेरेशन, मैट्रिमोनियल शादी से संबंधित डाइवोर्स और सेक्शन 9 हो, प्रोबेट वही बिल को सही डिक्लेयर करता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, वो है एक कंक्लूसिव प्रूफ में जाएगा। 42 क्या है कि जजमेंट ऑर्डर इसके अलावे जो 4 के अलावे जो जजमेंट है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा। तो कहते हैं जजमेंट इट्स सेट अदर देन दोज मेंशन इन 4041 व्हेन रिलेवेंट जजमेंट ऑर्डर और डिग्री अदर देन दोज मेंशन इन इतना आर रिलेवेंट, और क्या होगा, रिलेवेंट होगा unless there existence of such judgment order or degree is a fact in issue। अब एग्जिस्टेंस ही उसका फैक्ट इन इशू में है कि ऐसा जजमेंट नहीं हुआ है, डिग्री नहीं हुआ है, तब वो रिलेवेंट नहीं हो जाएगा, तब फिर एग्जिस्टेंस है तो उस पर तो ट्रायल चलेगा। अब बाकी नॉर्मल कोर्स में बोलिए कि कोई भी जजमेंट है, कोई भी ऑर्डर है, कोई भी डिग्री है तो रिलेवेंट फैक्ट है। और आज में तो बोलते कंक्लूसिव प्रूफ है इसमें भाई। तो एक हो गया प्रोबेट में, दूसरा हो गया मैट्रिमोनियल में, तीसरा हो गया एडमल्ट्री में, एडमल्ट्री का समुद्री अपराध में, चौथा हो गया इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी या दिवालिया में, शादी से संबंधित कोई भी डिग्री ऑर्डर या जजमेंट में, और प्रोबेट में। और सारे उसके अलावा भी सारे है तो रिलेवेंट होगा, रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रॉड और कोलूजन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट कंपिटेंसी ऑफ कोर्ट में भी प्रूव्ड। फ्रॉड हुआ है, ऑब्टेनिंग जजमेंट में सप्रेसिंग ऑफ फैक्ट हुआ है, या किसी और तरह के फ्रॉड हुआ है, या जजमेंट कंपिटेंट कोर्ट में नहीं दिया गया है ना, तो ये सब आप प्रूफ दे सकते हैं अगेंस्ट में, ऐसा बोल रहा है। तो एनी पार्टी टू सूट और एनी प्रोसीडिंग में शो एनी जजमेंट ऑर्डर ऑफ डिग्री विच इज रिलेवेंट अंडर सेक्शन, किसी में भी हो 40, 41, 42 में हो, और हैज बीन प्रूव्ड बाय द एडवर्स पार्टी, द डिलीवर्ड बाय द कोर्ट नॉट competent to deliver it was obtained by fraud और collusion मतलब सेम है, तो वो क्या हो जाएगा कि रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। फ्रॉड से लिया है तो इनकम्पिटेंसी दिया हो तो उसको डिस्प्रूव किया जा सकता है, वो फिर जज ऑर्डर और डिग्री जो है सही नहीं माना जाएगा। तो 40, 41 और 42 में, 40 में क्या है कि भाई सेकंड सूट नहीं ला सकते तो ले आओगे सेकंड सूट, यदि कॉम्पिटेंसी पे ही है तो। फिर 41 में कहता है प्रोबेट मैट्रिमोनियल रिमेंडल्टी इंसॉल्वेंसी यदि कॉम्पिटेंट जज द्वारा नहीं दिया गया है, फ्रॉड इसके ऑब्टेन में हुआ है, फ्रॉड इनकम्पिटेंसी दो पर द्वारा केस चलेगा, दो द्वारा केस भी चलेगा, जजमेंट डिग्री ऑर्डर को आप न भी मान सकते हो, चाहे वो कंक्लूसिव प्रूफ करना है, ठीक है। तीसरा 42 पर भी है कि जजमेंट ऑर्डर किसी भी केस में आप ला सकते हो यदि फ्रॉड है और इनकम्पिटेंट कोर्ट द्वारा दिया गया है तो फ्रॉड और इनकम्पिटेंस टू डिलीवर कोर्ट में के लिए बाप रे बाप कुछ भी कर सकते हैं। एक तो फ्रॉड नहीं होना चाहिए, फ्रॉड में कुछ लागू नहीं हुआ, कोई जजमेंट नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, कोई डिग्री नहीं, फ्रॉड। और दूसरा कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, कॉम्पिटेंसी के बाद कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट की बात है जहाँ तक, तो उसमें कुछ नहीं लागू होगा। अब जिसको हाई कोर्ट का होना चाहिए
लोअर कोर्ट दे दी जज में सेशन जज बनना चाहिए, मजिस्ट्रेट दे दिया है जजमेंट, तो उसमें ये वैलिड नहीं माना जाएगा। अब है दोस्तों ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन कब कब रिलेवेंट होगा। ऐसे ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन इरेलीवेंट हो जाता है। यदि कोई आंख से देखा है, डायरेक्ट विटनेस है, उसी का स्टेटमेंट रिलेवेंट है, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से वो रिलेवेंट है। ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन जो है इरेलीवेंट हमेशा होता है, लेकिन कुछ मामले में है जो रिलेवेंट होता है, वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। जैसे ओपिनियन ऑफ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, 5 चीज़ें होता है कि ओपिनियन ऑफ फॉरेन लॉ का एक्सपर्ट है, इंडियन लॉ के क्यों नहीं, क्योंकि जज खुद ही बताएगा, खुद ही वो एक्सपर्ट है, तो इंडियन लॉ के एक्सपर्ट का बात मानने के लिए जज बाध्य नहीं है। फॉरेन लॉ के बारे में बताएगा तो जज बोलेगा कि जिस इसका फॉरेन लॉ का नॉलेज है उसके बात को मानना पड़ेगा। साइंस का एक्सपर्ट है तो साइंस के बात को मानना पड़ेगा। आर्ट का, जैसे डॉक्टर हो गया, आर्ट का है तो आर्ट के एक्सपर्ट की बात मानना पड़ेगा। साइंस, आर्ट और फॉरेन लॉ हो गया, 3 हो गया। हैंड राइटिंग का एक्सपर्ट है तो हम हैंड राइटिंग में तो एक्सपर्ट है नहीं, तो मतलब इंडिया लॉ को छोड़कर बाकी ये 5 चीज़ें हो गया। बाकी कुछ में भी ओपिनियन है यदि एक्सपर्ट का तो उसको मानना है, अब रिलेवेंट फैक्ट होगा। हैंड राइटिंग का हो गया, फिंगर इम्प्रेशन का हो गया, तो ये सभी क्या हो गया, ये रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। तो सेक्शन 45 से हम लोग कल देखेंगे। आज 44 तक देख चुके हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बाय दोस्तों, गुड नाइट। प्लीज़ दोस्तों मेरा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, इसको खूब देखें, खूब फैलाएं, और आप अपनी नॉलेज बढ़ाएं, आप अफसर बने और जीवन में आगे बढ़ें। और जो लॉ नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए भी लॉ का नॉलेज रखना अच्छी बात होती है। थैंक यू दोस्तों, बाय।